सोचिए, एक क्लासिक हिंदी यात्रा वृतांत, मतलब एक ट्रैवल स्टोरी का टाइटल है हिंद महासागर में एक छोटा हिंदुस्तान। ये नाम सुनते ही जहन में एक सवाल आता है ना कि आखिर हिंद महासागर के बीचों बीच ऐसी कौन सी जगह भाई जिसे छोटा हिंदुस्तान कहा जा रहा है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। और इस सफर में हमारे गाइड कोई और नहीं बल्कि भारत के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हम इस कहानी को उन्हीं की नजरों से देखेंगे, उन्हीं के शब्दों में महसूस करेंगे। दिनकर जी ने अपना ये पूरा अनुभव एक यात्रा वृत्तांत में लिखा था। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो इसको आप यूं समझिए, आज के ज़माने का एक ट्रैवल ब्लॉग। बस फर्क ये था कि ये कागज़ पर शब्दों में उकेरा गया एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल सफ़रनामा था। तो ये यात्रा कोई एक दिन की नहीं थी, कई दिनों और कई पड़ावों में बटी हुई थी। दिनकर जी 15 जुलाई को दिल्ली से निकले, 16 को मुंबई से और फिर 17 जुलाई को नैरोबी से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मॉरिशस के लिए उड़े। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले एक पड़ाव था, केन्या की राजधानी नायरोबी। और यहीं एक कवि के मन में एक बड़ी अनोखी ख्वाहिश जागी। उन्होंने सोचा कि भाई मॉरिशस के इंसानों से मिलने से पहले क्यों ना अफ्रीका के असली राजाओं से मिला जाए, यानी शेरों से। और यहीं से शुरू होता है उनकी यात्रा का पहला और शायद सबसे यादगार हिस्सा। नैरोबी के नेशनल पार्क में सवाना के उन सम्राटों के साथ एक ऐसी मुलाकात जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। दिनकर जी ने चिड़ियाघर और नेशनल पार्क के बीच का जो फर्क बताया ना, वो कमाल का है। उन्होंने लिखा कि चिड़ियाघर में तो जानवर पिंजरे में होते हैं, पर यहाँ इस नेशनल पार्क में मामला उल्टा था। यहाँ इंसान अपनी गाड़ियों के पिंजरों में बंद थे और जानवर वो अपने विशाल साम्राज्य में पूरी तरह आजाद घूम रहे थे। तो घंटों की तलाश, धूल भरे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद आखिर वो नज़ारा दिखा जिसका उन्हें इंतजार था। सड़क के किनारे करीब 7-8 शेर बड़े शाही अंदाज में आराम फरमा रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन दिनकर जी और उनके साथी अकेले नहीं थे जो ये देख रहे थे। उन शेरों के चारों तरफ 8 से 10 टूरिस्ट गाड़ियों का एक जमघट सा लगा था। हर गाड़ी में लोग अपने कैमरों के साथ उम्मीद भरी नजरों से जंगल के इन राजाओं को देख रहे थे। और ठीक उसी पल दिनकर जी को एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि शेरों को इन इंसानी दर्शकों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने लिखा कि हम इंसान अपनी गाड़ियों और कैमरों के साथ इतने मामूली थे, तुच्छ से भी तुच्छ थे, कि जंगल के राजा हम पर एक नज़र डालना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। सोचिए, वो लोग वहां करीब आधा घंटा खड़े रहे और इस दौरान हुआ क्या? एक शेर ने जम्हाई ली, दूसरे ने अंगड़ाई ली, पर किसी एक ने भी इंसानों की तरफ पलटकर नहीं देखा। दिनकर जी को लगा मानो शेरों की नज़र में उनकी हैसियत जंगली घास फूस से भी कम हो। ये एक ऐसी बेरुखी थी जो आपको आपकी असल जगह दिखा देती है। अब कहानी का माहौल थोड़ा बदलता है। वो शांति का पल अचानक तनाव में बदल जाता है। कुछ ही दूरी पर हिरणों का एक झुंड नजर आता है और जो शेर आराम कर रहे थे उनकी नजरें एकदम चौकन्नी हो जाती हैं। और यहां जंगल का एक अनकहा नियम काम कर रहा था। शेरों का एक कोड था। पहला, शिकार सूरज ढलने के बाद ही होगा। दूसरा, वो कभी सीधे झुंड पर हमला नहीं करेंगे। और तीसरा, उनका निशाना हमेशा वो अकेला जानवर होगा जो घबराकर अपने झुंड से बिछड़ जाता है। और कमाल की बात देखिए, ऐसा लगता था मानो हिरण भी इन नियमों को अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही उन्होंने खतरा भांपा, कुछ तो भागे, लेकिन ज्यादातर वही एक साथ झुंड बना के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एकता में ही जान बचेगी। भागने का मतलब था अकेले पड़ना और अकेले पड़ने का मतलब शिकार बन जाना। शिकार और शिकारी के बीच ये जो टेंशन से भरा खेल चल रहा था, उसे देखकर दिनकर जी ने लिखा कि उन्हें लगा जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उस बेचैनी को महसूस करते हुए उन्होंने फैसला किया कि अब यहां से निकलना ही बेहतर है। तो अफ्रीका के उस जंगली और कह सकते हैं बेपरवाह अनुभव के बाद अब हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, मॉरिशस में। और ये अनुभव पहले वाले से बिल्कुल अलग होने वाला था। 5 घंटे की लंबी उड़ान के बाद जब उनका जहाज मॉरिशस में लैंड हुआ तो रात के 10 बज चुके थे।
बाहर घना अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश हो रही थी। मतलब ऐसा माहौल था कि किसी भी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद ही खत्म हो जाए। लेकिन एयरपोर्ट पर जो नज़ारा था वो एकदम उलट था। अफ्रीका के उन बेपरवाह जानवरों के ठीक उलट यहाँ इंसानों का एक हुजूम था जो पूरे जोश और अपनेपन के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ा था। और लोगों के उस अपनेपन को देखते ही दिनकर जी के मन में एक बिजली सी कौंधी। उन्होंने लिखा, हम जहां आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही है। बस इसी एक पल में उस सवाल का जवाब मिल गया जिससे हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। तो मॉरिशस को मिनी इंडिया वहां की जमीन ने नहीं बनाया था, बल्कि वहां के लोगों ने बनाया था। वो इंसानी गर्मजोशी, वो मेहमान नवाजी जिसमें अतिथि देवो भव की झलक थी। वो एक ऐसा सांस्कृतिक जुड़ाव था जो हजारों मील दूर होने के बावजूद दिलों को जोड़ रहा था, और इसी एहसास ने दिनकर जी को घर जैसा महसूस कराया। और दिनकर जी की ये यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी जगह को सच में घर बनाती है। क्या वो ज़मीन होती है, या उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के दिलों का अपनापन? वो कौन सा एहसास है जो हजारों मील दूर किसी अनजान द्वीप को भी घर जैसा महसूस करा सकता है?